नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा राजपुरोहित आपके साथ फिर से रूबरू हो रही हूँ यूनिट 4 को लेके फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में। जो हमारा फैमिली और रिक्रिएशन वाला यूनिट है वो आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। इस यूनिट में कुछ चीज़ें कवर हो रही हैं जिसमें इस टॉपिक का नाम है फैमिली हेल्थ एंड रिक्रिएशन मैनेजमेंट। इसमें पहला है पब्लिक एंड प्राइवेट कौन सी एजेंसीज है जो कि फैमिली रिक्रिएशन में हेल्प करती हैं। दूसरा, फैमिली सेंटर्ड रिक्रिएशन एक्चुअल में होता क्या है। तीसरा, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ फॉर रिक्रिएशन इन द फैमिली। और चौथा आपके इसमें कवर हो रहा है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली मेडिकल केयर किस तरीके से दी जाती है वो। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 4। तो हम पढ़ेंगे फैमिली रिक्रिएशन होता क्या है। फैमिली रिक्रिएशन और हेल्थ को जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि फैमिली क्या होती है। कि फैमिली इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल दैट मे बी मेड ऑफ पार्टनर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, आंट, अंकल, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, परिवार जो होता है एक संपूर्ण मानव समाज की जो है आधारशिला है। ये समाज की निरंतरता के लिए फैमिली जरूरी होती है। ये एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है। जन्म लेते ही हम एक परिवार का सदस्य बन जाते हैं। मानव की समस्त जितनी भी आवश्यक सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब जो फैमिली है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला न्यूक्लियर, दूसरा जॉइंट फैमिली। जैसा आप सभी को इनके बारे में पता है। अब ये तो बात हुई फैमिली की। अब हम बात करते हैं हेल्थ क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ हम लोग जब सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अब स्वास्थ्य किस संदर्भ में अच्छा होना चाहिए? वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों ही तरीके से वह स्वस्थ होना चाहिए। ये हुआ फैमिली एंड हेल्थ की बात। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। तो फैमिली में मनोरंजन किस किस तरीके का होता है और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फिजिकल में जो हम रिक्रिएशन एक्टिविटी फैमिली में करते हैं वो है योगा और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, झाड़ू पोछे, सफाई करना और ये सब सजावट करना। ये सारी एक्टिविटीज़ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है जो कि फिजिकल रिक्रिएशन के अंदर आती है। दूसरा है मेंटल में आप देख लीजिए कोई पढ़ाई करना है या कोई रीडिंग बुक्स है, किसी भी तरीके की किताबें पढ़ना या गेम्स वगैरह, ये सब आपके मेंटल रिक्रिएशन में आते हैं। कोई गणित के सवाल करना या घर का हिसाब करना भी आपका मेंटल रिक्रिएशन है। तीसरा सोशल रिक्रिएशन। इसमें हम लोग जो पार्टीज करते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, हमारे घर में पार्टीज होती हैं, बाहर हम जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, मैरिज होती है, गेट टुगेदर्स होते हैं, ये सब आपके सोशल सर्विस में आते हैं, सोशल रिक्रिएशन में आते हैं। फिर है स्पिरिचुअल रिक्रिएशन जैसे कि हम भजन वगैरह गाते हैं या हम जिस रिलीजियस से जुड़े हुए हैं उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो सब स्पिरिचुअल रिक्रिएशन है। म्यूजिक है, डांस है, ये सब हमारे स्पिरिचुअल रिक्रिएशन है। इमोशनल रिक्रिएशन होता है, हम कोई पोएम करते हैं या हम लोग कोई स्टोरी सुना रहे हैं या इसमें नाटक भी आते हैं। जैसे कई तरीके के हम नुक्कड़ नाटक है या कोई घर में कोई नाटक कर रहे हैं, तो ये सब इमोशनल रिक्रिएशन में आएंगे। फिर आता है फाइनेंशियल रिक्रिएशन होता है हमारे इन्वेस्टमेंट्स या हमारी सेविंग्स भी इसी के अंदर आएगी। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल रिक्रिएशन होता है एंजॉय द डे। आप पूरे दिन एंजॉय करते हैं डे को,
आप सीज़न के अकॉर्डिंग जो आप मज़े करते हैं, जैसे बारिश आई है तो आप कहीं घूमने चले गए हैं, या शॉपिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, तो ये सारा आपका एनवायरमेंटल रहता है, एनवायरमेंटल रिक्रिएशन। ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन की। नाउ रिजल्ट ऑफ रिक्रिएशंस क्या रहते हैं, क्यों रिक्रिएशन जो है, मनोरंजन के प्रभाव क्या पड़ते हैं कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। बैलेंस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ सच एज फैमिली एंड फाइनेंशियल्स, फील सेफ एंड सिक्योर, अचीव देयर फुल पोटेंशियल। अब इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है, पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज हेल्प इन रिक्रिएशन। कौन सी पब्लिक एजेंसीज हैं और कौन सी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो कि आपके मनोरंजन में हेल्प करती है। तो सबसे पहले पब्लिक एजेंसी के तहत हम देखते हैं कि मंदिर, लाइब्रेरी, पार्क, म्यूजियम, फोर्ट, पिकनिक प्लेसेस, या कहीं झील, कुआं, तालाब इत्यादि के आसपास जब हम जाके अपना मनोरंजन करते हैं तो वो पब्लिक एजेंसीज कहलाती हैं। ठीक वैसे ही प्राइवेट एजेंसीज की अगर अपन बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जो होती हैं, वो मोटिवेशनल क्लासेस आजकल खूब चल रही हैं, योगा, जिम, डांस, क्रिएटिव राइटिंग, हॉबी क्लासेस, जुम्बा, पिक्चर हॉल्स, गेम जोन्स एक्सेट्रा। तो ये सारे आपकी प्राइवेट एजेंसीज में आ जाती हैं। ये पब्लिक एजेंसीज एंड ये प्राइवेट एजेंसीज। सी पॉइंट आपका है, आप कंफ्यूज ना हों, ए के बाद मैंने सी लिया है, बी आगे समझाऊंगी। लेजर टाइम एंड रिक्रिएशन। जैसा कि लेजर टाइम आप समझते हैं फ्री समय, फ्री समय को परिवार में हम किस तरीके से मनोरंजक बना सकते हैं, तो उसमें यह है कि हम अपनी हॉबीज कैन बी फुलफिल, लाइक एम्ब्रॉयडरी है, डांसिंग, गिटार, तबला, और भी हजारों हॉबीज होती हैं, मेहंदी लगाना, डेकोरेशन करना, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाना, ये सब हॉबीज में आती हैं। तो आप अपनी हॉबीज को लेजर टाइम में मनोरंजन के तौर पे अपना सकते हैं। अंताक्षरी खेलना, परिवार के साथ अंताक्षरी खेल ली, क्रिएटिव एक्टिविटीज करना, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करना जो कि आपको इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बना सके, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना। इसके अलावा भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप लेजर टाइम में क्या क्या करते हैं। बी पॉइंट, जो कि पहले मैंने सी समझा दिया था बाय मिस्टेक, अब आप भी समझिए कि फैमिली सेंटर्ड रिक्रिएशन क्या होता है, यानी कि फैमिली के अंदर रह के आप कौन सी मनोरंजक एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इंडोर गेम्स हुए, इंडोर गेम्स में आप ले लीजिए लूडो, ले लीजिए कैरम, ले लीजिए, और भी छोटे मोटे काफ़ी सारे इंडोर गेम्स, चेस होता है, ये होता है, चाइनीज चक्कर होता है, इस तरीके के गेम्स आप इंडोर गेम्स होते हैं वो आप खेल सकते हैं। अंताक्षरी खेल सकते हैं, गीत संगीत कॉम्पिटिशन्स छोटे मोटे आप घर में कर सकते हैं। स्मॉल वर्क विथ प्लेइंग कर सकते हैं, जैसे कि हल्का सा कोई खेल खेल के द्वारा हम कुछ सीख लेते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी फैमिली सेंटर्ड एक्टिविटी होती हैं। डी पॉइंट जो आपका है, मैनेजमेंट ऑफ फैमिली मेडिकल केयर। देखिए, मेडिकल केयर की जब बात आती है तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अवेलेबल होती है, जिसमें आयुर्वेदिक होती है, होम्योपैथिक होती है और एलोपैथिक होती है। इन तीनों की आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। एटलीस्ट जैसे आप कभी दवाई लेकर आए हैं तो उसका एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट समझें, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी चीज़ या किसी विशेष मिनरल से अगर आपको या किसी विशेष तत्व से आपको कोई दिक्कत है तो आप उस दवाई में पढ़ सकें कि इसमें, इस दवाई में अगर वो कंटेंट है तो वो आप ना लें। इसके अलावा घर में बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि न्यू बॉर्न से लेके 5 इयर्स तक कौन कौन से टीके लगते हैं बच्चों को, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप समय समय पर टीकाकरण करवा सकें। न्यूट्रिशनल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में है, जैसे प्रोटीन किस में आपको मिल रहा है। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कह दिया प्रोटीन लेना, अच्छा,
अब आप प्रोटीन आलू में तो है नहीं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रोटीन दालों में, अंडे में आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट की जानकारी होनी चाहिए। थेरापेटिक जो डाइट्स हैं, क्योंकि आप होम साइंस पढ़ रही हैं, तो जितनी भी उपचारात्मक आहार है उसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आप घर के सभी सदस्यों को उनके पोषक तत्वों के आधार पर आप उनको भोजन दे सकें। इसके अलावा ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जितनी भी स्टेजेस हैं आपकी इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक, उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनको क्या क्या देना है, किस चीज़ की इनके उम्र के अनुसार इनके कमी हो सकती है, इन्फेंट में क्या खाया जाता है, प्री स्कूलर्स क्या खाते हैं, एडोलेसेंट्स क्या खाते हैं, यंग मैन को क्या देना चाहिए, ओल्ड एज में क्या खाना खिलाना चाहिए। इसके अलावा 2 स्टेजेस और होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर। ये दोनों पेशेंट नहीं होते, यह एक फैमिली लाइफ की स्टेज होती है। तो इन दोनों स्टेजेस में आपको न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूट्रिशन इंक्रीज होता है, इसलिए आप इन दोनों को किस तरीके का न्यूट्रिशन देंगे इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिए बच्चों, फैमिली डॉक्टर, फिजिशियन से आप कुछ भी ना छुपाएं। कई बार हम अपने को सेव करने के चक्कर में हम लोग बोल देते हैं, जैसे डॉक्टर आप ज़्यादा डायबिटिक हैं या कोई नॉर्मल, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है और वहाँ जाता है, शुगर बढ़ी हुई है, वो कहेगा कि आप टैबलेट लेते हैं, तो आप अनजाने में ही बोल देते हैं हाँ हाँ रेगुलरली है। अरे रेगुलर नहीं लिए तभी हो सकता है कि आपको कुछ, तो क्या है कि उनका जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपकी हिस्ट्री लेके दी जाती है। तो आपसे हिस्ट्री लेंगे वो, और फिर आपको डॉक्टर जो है आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से अपनी सारी बात सही बताएं, ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से हो सके। देखिए ये आपका पूरा जो था ये यूनिट 4 है, इसको मैंने जस्ट पॉइंट में लिखा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इसको फुल करके या जैसे भी आपके एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उससे आप रिलेट करके आप इसमें लिख सकती हैं। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना ज़रूरी समझती हूँ कि फैमिली रिक्रिएशन क्यों असेंशियल है, ज़रूरी क्यों है। तो फैमिली रिक्रिएशन इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि आपका जो मॉरल सपोर्ट रहता है उसमें, वो फैमिली के साथ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट फील करते हैं, आप मानसिक दबाव में नहीं आते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्किल, आपका जो भी कौशल है वो आप घर में रह के भी उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर सपोर्ट मिलता है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, आपके जितने भी इमोशंस हैं, प्यार करना, गुस्सा करना, संवेगात्मक जो आपके जितने भी संवेग हैं उनका विकास परिवार में रह के हो सकता है। फिर है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। उसके अलावा आपका लोअर बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो कम रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, बीपी कम रहता है, हाइपरटेंशन नहीं रहता, और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिली रिक्रिएशन। तो आप इसको पढ़ें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ पूछें।